सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी एक ज़रूरी बात ध्यान से सुनो, इससे पहले कि तुम लोग भागने वाले हो मुझे पता है। सुनो, देखो, ये पार्ट बी है किसी प्रॉब्लम का, जिसको समझने के लिए अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है ना तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था इसका ए और बी पार्ट एकदम ही इंडिपेंडेंट है। तो ये बात पहले मुझे बतानी पड़ी, नहीं तो होता क्या कि कई लोग पार्ट बी देखते सीधे और यहीं से भाग जाते ये सोच के कि अरे हमने ए तो देखा ही नहीं है, हमको तो समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, यहाँ पर ए और बी इंडिपेंडेंट पार्ट थे। तो जो हमारा पिछला वीडियो था, द ब्लैक विडो पल्सर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 वाला, तो वो अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। उसमें A1 से लेकर के A7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। और ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें मैं जो इसका बी पार्ट है जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टार की बात की गई है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मैसेज क्लियर है सबको कि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है देन इट्स ओके, तब भी आप इसको समझ सकते हो। और ये जो पार्ट बी है ना, मुझे ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली आसान लगा। मतलब कि अगर ये मैं B1 से लेकर के B4 तक की बात करूं तो इतना आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो वीडियो पॉज करके अभी के अभी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ये B3 वाला देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन पे है ना। ये तो सभी से आता है। पहले वाले में क्या पूछ रहा है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है, Gm/r², वो भी सबको आता है। तो B1 से लेकर के B4 बहुत आसान है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्रहेंशन यहीं से चालू है, मान लो। तो कहता है कि इन दिस पार्ट वी स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिंगल स्टार। सिंगल स्टार की बात हो रही है, हाँ। अगेन पिछले वीडियो में बाइनरी स्टार था, तो वो एकदम इंडिपेंडेंट है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो कहता है कि स्टार के स्टेबिलिटी की बात करनी है, जो कि एक स्पेसिफिक काइंड के मैटर से भरा हुआ है, जिसमें कि जो प्रेशर है वो डेंसिटी पे कुछ ऐसे डिपेंड करती है। के और गामा कांस्टेंट है, पी जो है प्रेशर है, रो डेंसिटी है, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार रेस्पेक्टिवली। फिर कहता है कि जो इसके सेंटर पे प्रेशर है वो पी सी है और सेंटर पे जो डेंसिटी है वो रो सी है, ठीक। फिर बस कहता अब इसके अकॉर्डिंग जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके आंसर दो। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने क्या है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नियर द सेंटर ऑफ द स्टार। क्या आसान भाषा में ग्रेविटेशनल फील्ड की ये बात कर रहा है कि जो स्टार होता होगा उसके एकदम सेंटर के जस्ट पास में, ठीक है। नियर द सेंटर बोला है, हाँ, सेंटर पे नहीं बोला, सेंटर पे तो जीरो होता होगा। तो सेंटर के जस्ट पास में कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होता होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, देखो। आरवत हल्ला नहीं करो। तो देखो कितना इजी है। ये एक स्टार है और एकदम इसके सेंटर की बात की जा रही है। तो ये मैंने बनाया इसका एकदम छोटा सा सेंटर, ठीक है। अब ज़रा आप सोचो कि अगर मैं सेंटर इतना छोटा बनाऊंगा तो मैं समझाऊंगा कहाँ, है ना। समझाने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं सेंटर इतना बड़ा बना रहा हूँ। सच्चाई एक्चुअली क्या है, सेंटर ये इतना सा है, इतना छोटा, इतने छोटे पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन भी करना है, इस वजह से इस सेंटर को मैंने इतना कुछ बना दिया। मतलब सेंटर तो मुझे ऐसा बनाना चाहिए, एक डॉट बनाना चाहिए बस, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने सेंटर बनाया। अब मैं यहाँ पर सेंटर के एकदम पास हूँ, एकदम क्लोज हूँ सेंटर के, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर के एकदम ही क्लोज हूँ तो मैं यहाँ पर जो डेंसिटी है ना उसको मैं लगभग कांस्टेंट ही मान सकता हूँ। मैं ये मान सकता हूँ कि जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसमें जो डेंसिटी है वो रोसी है, मतलब डेंसिटी एट द सेंटर वाली डेंसिटी। मान के चल समझ में आ रही होगी बात। देखो फिर से बोल दे रहा हूँ, ये जो इतना बड़ा डायग्राम दिख रहा है आपको वो एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं है, वो जस्ट एक डॉट है, ठीक है। सेंटर की बात की जा रही है, तो उसी को हमने जूम करके बनाया है, मान लो। तो ये जो बहुत छोटा सा इसका हिस्सा है सेंटर पे जो हमने एलिमेंट ड्रॉ किया है उसकी डेंसिटी हम कांस्टेंट मान सकते हैं लगभग, और ये डिस्टेंस r है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता होगा आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता होगा, Gm/r², ठीक है। और मास कैसे लिखूंगा, मास लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, विच इज़ 4/3 πr3।
तो ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। देखो फ्री के नंबर बांटे गए थे यहाँ पे देखा जाए तो, बाकी फ्री के नहीं है। यहाँ पर बच्चे को ये दिमाग लगाना था कि इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें या वेरिएबल की तरह। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना, जी आएगा 4π/3 आएगा, एक रो सी आएगा और एक आर आएगा। तो ये हमको पता चल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सेंटर। तो मैं इसको जी सी बोल दे रहा हूँ नियर द सेंटर के लिए। ठीक है, हो सकता है इन लोगों ने भी जी सी बोला हो, नहीं सिंपल इन लोगों ने जी ऑफ आर बोला है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है, अब ये यहाँ पर काम की बात यही थी सोचने वाली कि डेंसिटी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना था, क्योंकि अगर कोई बच्चा ये सोचता कि डेंसिटी वेरिएबल है तो फिर वो यहाँ इंटीग्रेशन लगा लेता और वो परेशान हो जाता बिना फालतू में। बाकी उसका सोचना सही होता कि डेंसिटी वेरिएबल है, लेकिन डेंसिटी वेरिएबल इतने बड़े स्केल में होती ना, इतने बड़े स्केल में, है ना। यहाँ हम इतने बड़े स्केल की थोड़ी बात कर रहे हैं। एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ कि जो डेंसिटी वेरिएबल अगर होती भी तो इतने बड़े डिस्टेंस में होती वेरिएबल, इतने डिस्टेंस में आपको डेंसिटी वेरिएबल माननी पड़ती। लेकिन एकदम अगर सेंटर की बात करें, एकदम सेंटर की, है ना, नियर द सेंटर, मतलब इतना सेंटर है कि जूम भी नहीं हो पाएगा पूरा मुझसे, ये इसके बाद जूम नहीं हो रहा। तो ये सेंटर बहुत 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 छोटा है, मतलब इतना छोटा कि ये देखो। तो एकदम अगर मैं सेंटर के पास ही चला जाऊं तो डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो बच्चे को यहाँ पर ये सोचना था, जिसने सोच लिया होगा उसको मार्क्स मिल गए होंगे। ठीक है, तो जो B1 था वो तो सॉल्व हो गया। फिर आते हैं B2 में। B2 जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स का सिंपल इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर किसी को फ्लूइड मैकेनिक्स की इक्वेशंस नहीं पता तो उसमें मेरी गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या था, जैसे पिछला वीडियो था उसमें तो मैंने एक सिस्टम रिक्वायरमेंट के नाम से अलग से रिकॉर्डिंग कर दी थी कि आपको बेसिक ये बातें पता होनी चाहिए। इसमें मैंने ऐसा कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट अलग से नहीं बनाया। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं वहीं पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। तो आते हैं इसके पार्ट बी में। कहता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव करो जो कि डेंसिटी और डेंसिटी को रिलेट करती हो और ऐसी कुछ इक्वेशन होती हो, और यहाँ से H1 और H2 बताओ। ठीक है, तो करते हैं। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जो इक्वेशंस पढ़ते हैं वो ऐसी 3 बेसिक इक्वेशंस होती है। मैं लिख देता हूँ पहले। ऐसे कुछ दिखते हैं, dp/dx इज इक्वल टू माइनस रो ax, या फिर ऐसा दिखता है dp/dy इज इक्वल टू माइनस रो ay, या फिर dp/dz इज इक्वल टू माइनस रो az। ऐसा होता है। तो इसी को मैं थोड़ा जनरलाइज कर सकता हूँ। इसी को मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ dp/dr इज इक्वल टू माइनस रो ar। p यहाँ प्रेशर है, a यहाँ एक्सेलरेशन है, रो डेंसिटी है। ठीक है, तो ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म है इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि कहाँ से आया, फ्लूइड मैकेनिक्स से। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे dp/dr इज इक्वल टू माइनस रो टाइम्स a फॉर एक्सेलरेशन होगा, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा जाएगा g। ठीक, अब जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँगा, जब मैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करूँगा ना, तो यहाँ पर ये जो g है इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू उठा के नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो g कैलकुलेट किया गया है ये तो नियर सेंटर का है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं ना इसके सेकेंड पार्ट में, वहाँ पर हम सेंटर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो हम किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, है ना। जो इसका पहला पार्ट था उसमें तो साफ साफ बोल दिया था सेंटर की बात चल रही है, लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। सेकेंड वाला जो पार्ट है ना वो एकदम जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपको ये नहीं मानना है कि सेंटर की बात की जा रही है ना, तो इस वजह से इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको फिर से जी का प्रॉपर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखूँगा, देखो मैं लिखूँगा dp/dr इज इक्वल टू माइनस रो
जी फिर से लिखा मैंने, देखना बोलूँगा कुछ और लिखूँगा कुछ और, इसलिए ध्यान से देखना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखने जा रहा हूँ जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, देखो एम बोला लेकिन लिखा नहीं, एम के लिए मैंने जगह छोड़ी, अब एम लिख रहा हूँ। तो मास होगा इंटीग्रेशन रो डीवी, और डीवी क्या होता है 4πr² dr। ठीक है, तो ये मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा है आर डिस्टेंस दूर, विच इज जी विच इज जी एम बाय आर स्क्वायर, ऐसा होगा। लिमिट जाएगी 0 से r, ऐसा होता। अब जो प्रेशर है उसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको हम k टाइम्स रो पावर गामा यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रेशर को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो बनेगा d बाय डी आर ऑफ k टाइम्स रो पावर गामा इक्वल टू माइनस रो जी बाय आर स्क्वायर। यहाँ से 4π बस बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन में रो आर स्क्वायर डी आर रहेगा। रो भी बाहर नहीं आ सकता बिकॉज रो इज ऑल्सो अ वेरिएबल, ऐसा हुआ। अब LHS में सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो एक के कांस्टेंट था बाहर आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ गामा टाइम्स रो पावर गामा -1 डी रो बाय डी आर। और RHS में क्या है, RHS में है माइनस रो 4πg बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू r रो आर स्क्वायर डी आर, ऐसा है। अब देखो फिर से क्वेश्चन को देखो दोबारा से कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन कहता है इस फॉर्म में इक्वेशन लेकर के आओ, ठीक है, और आपको साफ दिखता है कि इस फॉर्म में इक्वेशन तब आएगी जब आप इस चीज़ का या इससे कोई मिलती जुलती चीज़ का एक और बार डिफरेंशिएशन करो, है ना। यहाँ पर देखो डी रो बाय डी आर लिखा हुआ है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करने को बोला जा रहा है। तो कुछ नहीं, इसको देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने आओ देखा ना ताओ, दोनों तरफ फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर मैं बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करूँगा तो अगेन क्या होगा, के गामा रो पावर गामा -2 कांस्टेंट हो जाएगा जो, और वो बाहर हो जाएगा, और यहाँ बनेगा d2 रो बाय डी आर स्क्वायर, ऐसा होता। गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पर रो को हमने गलती से कांस्टेंट मान लिया है ना, रो वेरिएबल है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो रो है ये वेरिएबल है, गलती कर दी थी। तो पहले एक काम करेंगे अपन, जितने जो रो वाले टर्म्स हैं ना उनको इकट्ठा कर लें। तो पहले लिखा मैंने के गामा रो पावर गामा -2, समझ गए होगे क्या किया मैंने, ये वाले रो को उधर भेज दिया। और यहाँ पर है डी रो बाय डी आर इज इक्वल टू -4πg बाय आर स्क्वायर, ऐसा हुआ। और यहाँ है इंटीग्रेशन 0 टू r रो आर स्क्वायर डी आर, ऐसा हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आर स्क्वायर है इसको भी लेफ्ट में भेज दो। तो अगर इस वाले आर स्क्वायर को भी मैं लेफ्ट में ले आता तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता, ठीक है। अब मैं करने जा रहा हूँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, देखो डी बाय डी आर ऑफ के गामा आर स्क्वायर रो पावर गामा -2 डी रो बाय डी आर, ऐसा होता। ये है LHS। और RHS की अगर मैं बात करूं तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबको अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस होते हैं। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका बस इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा और बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपनी कुछ कुछ उसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है डी बाय डी आर ऑफ के गामा आर स्क्वायर रो पावर गामा -2 डी रो बाय डी आर प्लस 4πg रो आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, ये वाली इक्वेशन से। देखो क्या मिलती जुलती इक्वेशन आई है। हाँ आया है ना, एक मिनट ना,
इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उधर नीचे लेके चलता हूँ इसको, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा नहीं तो अभी के अभी। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें जब तक मैं इसको क्रॉप कर लूँ थोड़ा सा। अब देखो इसको, अब मैच करो, देखो थोड़ा थोड़ा वैसे ही नहीं दिख रहा है ना। बाहर देखो कि डी बाई डी आर है, यहाँ भी है, फिर अंदर डी रो बाई डी आर होना चाहिए, हमारे में भी है। उसके बाद कहता है कि एक फंक्शन होना चाहिए जो कि रो और आर पे डिपेंड करे, तो हमारे में भी है। ये देखो इस फंक्शन को ध्यान से, रो और आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके मैं H1 लिख सकता हूँ। तो क्या होता होगा H1 होता होगा K गामा आर स्क्वायर रो पावर गामा -2। तो ये हो गया H1। फिर वैसे ही अगर मैं यहाँ कंपैरिजन करूँ तो देखो एक रो वाला टर्म होना चाहिए, यहाँ पर भी है ना। एक काम करते हैं, इस रो को थोड़ा आगे लिख देते हैं अलग से। तो ये रो वाला टर्म ये रहा, ठीक। और जो बाकी है वो सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन होना चाहिए। तो ये दिख रहा है, देखो सिर्फ आर का फंक्शन है ना। तो ये हमारा H2 भी आ गया, जो कि होगा 4 पाई जी आर स्क्वायर। अब देखो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था ना, इनका सेक्शन कौन सा, अपन B2 सॉल्व कर रहे हैं। तो इस B2 के ना अनगिनत आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि RHS में क्या बैठा हुआ है, 0, है ना। और अगर RHS में 0 होता है तो हम तो किसी भी कांस्टेंट से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, या डिवाइड कर सकते हैं। तो सोचो अगर इसी इक्वेशन को किसी ने, मान लो ये पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर किसी ने 4 पाई जी से डिवाइड मार दिया होता, तो फिर 4 पाई जी यहाँ नहीं दिखता, यहाँ पे दिखता, है ना। तो उसका आंसर कुछ और हो जाता। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा कि जब ओलंपियाड जिन भी बच्चों ने दिया होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आया हो, ठीक है। आंसर हो सकता है डिफरेंट रहा हो, लेकिन जो इक्वेशन है वो सबकी इसी टाइप की बनी होगी। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अगेन ज़रूरी नहीं है कि मेरा आंसर भी ऑफिशियल आंसर की से मैच करे। क्या पता उन लोगों ने 4 पाई से डिवाइड मार के लिख दिया हो, या 4 पाई जी से डिवाइड कर दिया हो, या हो सकता है के गामा से डिवाइड मार दिया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर रुक के अपना आंसर मैच करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ये वही वाला है, देखो अपन ने क्या A7 तक सॉल्व किया था, है ना। तो ये रहा B1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की जा रही है। तो ये तो सही है ना। हाँ, अब ये मत बोलना कि सर उसमें तो माइनस लगा है, आपके माइनस नहीं है ना। माइनस कुछ नहीं, बस यही बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। तो वो तो सबको अच्छे से पता ही होता है, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया। बाकी डायरेक्शन की बात करें तो एक माइनस भी लगा सकते हो, हम नहीं लगा रहे क्योंकि फिर हमने उस माइनस को कहीं और जाके आगे यूज़ किया है ना, यहाँ यूज़ कर लिया उस माइनस को, तो उसकी चिंता मत करना। तो ये था फर्स्ट पार्ट, ये तो सही है। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट का क्या है आंसर, ये दिए इसने H1 H2। तो वही मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है मैच करे। तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने पूरी इक्वेशन को ना के गामा से डिवाइड मार दिया है, ठीक है। तो अगर पूरी इक्वेशन को के गामा से डिवाइड मार दोगे तो जो H1 होगा वो तो ये आएगा ना, फिर आर स्क्वायर रो पावर गामा -2, और H2 आएगा 4 पाई जी बाय के गामा आर स्क्वायर, ठीक है। पता नहीं समझे या नहीं, वैसे तो होशियार हो तुम लोग, है ना, समझ गए होगे। हाइलाइटर कहाँ गया। हाँ, इन लोगों ने क्या किया है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें ये के गामा से डिवाइड मार दिया है, के गामा से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ से के गामा गायब हो जाएगा और यहाँ आके बैठ जाएगा। तो वही फिर इनका जो H1 H2 है वो इस फॉर्म में है। तो ये अपना बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट सॉरी, है ना, B2। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। यार थर्ड पार्ट ना मेरा मन कर रहा है स्किप कर दूं, सच्ची बोल रहा हूँ स्किप कर दूं, क्योंकि इतना यूनिट एंड डायमेंशन तो यार आप कर सकते हो ना। अगर इतना नहीं कर पा रहे तो फिर बुरा मत मानना,
फिर मत करो ओलंपियाड की तैयारी, है ना, अगर यूनिट एंड डायमेंशन भी नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है ये आपसे आता होगा। कुछ बने चाहे ना बने, ये ज़रूर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई करना है। और जितने ही बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी इस समय 11th में होते हैं और उनका सब जगह यूनिट एंड डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जो B3 है आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। तो B3 मैं सॉल्व नहीं कर रहा, स्किप कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में हेट मत देना इसको लेकर के, क्यों है सर आपने तो सॉल्व ही नहीं किया, ऐसा वैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो B3 हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे हमको B3 में के आंसर की ज़रूरत पड़े, इसलिए उसको हम पहले से उठा के रख लें। तो B3 का ये आंसर है ना, क्या है, R0 इज इक्वल टू G पावर माइनस हाफ, प्रेशर एट द सेंटर पावर हाफ एंड डेंसिटी एट द सेंटर पावर -1। तो ये B1 B2 सॉल्व हो गया, B3 मैंने सॉल्व नहीं किया, यूनिट एंड डायमेंशन का है। अब मैं आ रहा हूँ B4 की तरफ, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ा है, बाकी B4 भी इजी ही है, बस सिंप्लीफिकेशन है इस पर और कुछ नहीं। तो B4 में कहता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको दोबारा लिखो। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट देना मुझे बस। हाँ बेटा क्या हुआ, जल्दी बोलो। हाँ जाओ कराओ। हाँ तो देखो अब B4 सॉल्व करते हैं। तो B4 में कहता है कि बस जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बनाई थी ना B2 में, उसको फिर से लिखो इसको यूज़ करते हुए। तो आसान भाषा में ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि R और रो का वैल्यू रख दो बस, है ना। तो यहाँ से जो R होगा उसका वैल्यू क्या होगा, देखो R इज इक्वल टू R0x यूज़ कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ से रो को क्या बोल सकता हूँ, U इंटू रो सी। तो बस ये दो चीज़ें आपको करनी है, R की जगह R0x एंड रो की जगह U इंटू रो सी। तो कहाँ गई हमारी प्यारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा ही कॉपी होके जाएगा क्या, तो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको थोड़ा मैं ढंग से लिख लूँ पहले। तो ये है क्या, d बाय डी आर। अब इन लोगों ने के गामा से डिवाइड मार दिया था तो मैं भी वही करके लिख रहा हूँ, R² रो पावर गामा -2 टाइम्स अगेन डी रो बाई डी आर प्लस 4πg बाय के गामा R² रो इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हमको पुट क्या करना है वो भी लिख लें। एक तो पुट करना है x इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, कहाँ गया। एक तो पुट करना है R इज इक्वल टू R0x और दूसरा क्या पुट करना है, रो इज इक्वल टू U टाइम्स रो सी। एक डी रो बाय डी आर की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। चलो ठीक है, रखता हूँ वैल्यू। अगेन एक और अजम्पशन है कि डिफरेंशिएशन सबको आता है। तो देखो जो d बाय डी आर है तो वो डी आर हो जाएगा R0 टाइम dx। पता नहीं समझे या नहीं, समझाता हूँ यहाँ पे। दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ऐसे ही बनेगा ना, और वैसे इसको भी अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने डी आर का वैल्यू रख दिया, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, फिर R का वैल्यू रखा तो ये बनेगा R0² x²। फिर रो का वैल्यू रखा, तो जब रो का वैल्यू रखूँगा तो ये बनेगा कितना, U पावर गामा -2 एंड रो सी पावर गामा -2। फिर से डी रो का वैल्यू रख रहा हूँ, ये वाले डी रो का वैल्यू। तो इस डी रो का वैल्यू क्या होगा, रो सी टाइम्स डी यू,
और फिर डी आर का वैल्यू विच इज़ आर नॉट टाइम्स डी एक्स। आगे बढ़ा फिर 4πg/k गामा, फिर से आर स्क्वायर का वैल्यू जो कि आर नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड अगेन रो का वैल्यू विच इज़ u टाइम्स रो सी इक्वल टू 0। ऐसा हुआ। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? सबसे पहले तो ये ढूंढो। तो ये देखो कैंसिल करते हैं, चीरा फाड़ी करने का समय आ गया, इससे ये गया और कुछ कटता है क्या यहाँ पे? नहीं। अब आर नॉट का वैल्यू हमने तैयार करके रखा था, ये था आर नॉट का वैल्यू, ये भी हम रख दे रहे हैं। वैसे आर नॉट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है हमको यहाँ पे, तो आर नॉट स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा पी सी बाय जी रो सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर नॉट स्क्वायर का वैल्यू आएगा। प्रेशर एट द सेंटर डिवाइडेड बाय जी इंटू डेंसिटी एट द सेंटर का स्क्वायर। एक बार और चेक कर लूँ सही है ना? हाँ, तो इसको अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पी सी बाय जी रो सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने रखा पी सी बाय जी रो सी स्क्वायर। अब फिर कुछ ना कुछ कटेगा, जरूर कटेगा। कटा क्या? जी कटा बस। लो, और कुछ कैंसिल हुआ? नहीं हो रहा। एक रोसी कट जाएगा, ये रोसी से ये जाएगा एक बार और यहाँ रोसी बचेगा। अब क्या करें, सवाल उठता है। तो अब उसका आंसर ये पीसी का वैल्यू रख दो। पीसी मतलब प्रेशर तो स्टार्टिंग से ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, जो कि क्या था? के टाइम्स डेंसिटी पावर गामा। तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब देखो फिर से डेंसिटी पावर गामा से ये डेंसिटी पावर गामा गया। ऐसे ही काटता हूँ। हाँ, मैं कैलकुलेशन वैसे मुझे नहीं समझाना चाहिए, फिर भी समझा रहा हूँ। थोड़ा खुद से भी समझने की कोशिश करना। ये के से के चला जाएगा और कुछ बस। ठीक है, तो जितना काट सकते थे हमने काट दिया। तो डी बाय डी एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचता है? देखो यहाँ पर बचता है एक्स स्क्वायर यू पावर गामा -2। देन ये रोसी भी चला जा रहा है पूरा। देखो यहाँ पर रोसी पावर -1 बच रहा है और ये भी 1 बाय रोसी है विच इज़ रोसी पावर -1। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो रोसी वाला टर्म है ये भी गायब हो गया ऑलमोस्ट, ये मान लो। तो यहाँ बस इतना ही बचा और प्लस यहाँ पे बचेगा 4π(x²) u इक्वल टू 0। तो ये बन गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? यही पूछा था ना इसने। हाँ, एक तो चाहिए इनको u और x का फंक्शन और एक चाहिए x का फंक्शन, है ना? तो वही चेक करते हैं हुआ कि नहीं। हो गया। देखो ये u और x का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है। तो ये जो है ये हो गया अपना a1 और ये हो गया a2। फिर से आंसर चेक करेंगे अपन, सही होना चाहिए अपना आंसर। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? बेइज्जती होगी बस, और क्या होगा? उससे ज़्यादा थोड़ी कुछ हो सकता है। तो a1 तो सही है और a2 में क्या गामा लिखना भूल गया। कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है गामा, देख लो, है ना? लो, तो ये पूरा का पूरा क्या है? a2। तो a1 a2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। b5 है क्या इसमें? b5, हाँ। b5 में अटकते हैं बच्चे, क्योंकि b5 में थोड़ा सा SHM आ जा रहा है। ऐसा नहीं कि SHM उनसे आता नहीं है, आता है लेकिन क्लिक नहीं करता होगा। ठीक है, तो क्या कहता है? देखो क्या डिमांड क्या कर रहा है आपसे। कहता है कि अगर गामा का वैल्यू 2 मान लो, है ना? 1 फाइंड्स, मतलब किसी ने अगर ढूंढा कि गामा का वैल्यू 2 है, ठीक है, और ये एक्चुअली इन लोगों ने एक हिंट दिया है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कैसा भी कठिन से कठिन सवाल हो,
जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना वो कर दो, तो फिर वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं। गामा का वैल्यू 2 बोला, रख दूंगा। यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय एक्स, ये भी मैं कर दूंगा। ठीक है, तो करने जा रहा हूँ। पहले गामा इक्वल टू 2 रखता हूँ। तो देखो, अगर गामा इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा, मानते होगे इस बात को। ठीक, B5 में जा रहा हूँ मैं यहाँ से गामा इक्वल टू 2 यूज़ करते हुए। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स प्लस 4 पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बन गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो हमको आता नहीं है ना। लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति है वो बहुत भला इंसान था, इसलिए उसने हमको बता दिया कि u इज इक्वल टू एफ बाय एक्स मान लो। जैसे इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, थोड़ा अब तुम लोग एक्स्ट्रा ज्ञान लो। जैसे इंटीग्रेशन में नहीं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, तो कई बार जो है एग्जामिनर होता है उसको पहले से पता होता है कि बच्चा ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सोच नहीं पाएगा, तो मैं पहले से बता दूं। तो ठीक वैसे ही जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना इस ऑर्डर की, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनमें भी सब्स्टिट्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये ओलंपियाड वालों ने ये रियलाइज़ किया होगा कि जो बच्चा पेपर देने आया है, हो सकता है उसको ये बात ना पता हो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से ना उन लोगों ने ये हिंट आपको दिया है, तो इस हिंट को यूज़ करके क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो लिखते हैं क्या बोला जा रहा है, u ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय एक्स। इसको यहां पे रख दो, सिंपल। देखो मुझे डी यू बाई डी एक्स रखना है ना, डी यू बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो निकाल लेता हूं डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स बाय एक्स, यही आएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा, तो बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस एफ डैश एक्स बाय एक्स, यही आता। और प्लस आता क्या, 2 पाई एक्स स्क्वायर टाइम्स यू, यू का फिर से वैल्यू रख दिया जो कि है एफ ऑफ एक्स बाय एक्स इक्वल टू 0। प्रोसीड करते हैं आगे, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट क्या, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स, और ये बन गया 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा मैंने एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये बनेगा 1 टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ डबल डैश एक्स, ऐसा हुआ। और आगे है 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब इस स्टेज पे यहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथ्स है, बस उसी मैथ्स को फॉलो करना है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ध्यान से। हाँ ये गया ना, ये देखो ये गया। ठीक है, और ये x भी गया, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसी इक्वेशन की बात कर रहा था। ये बेसिकली ये वही फेमस एसएचएम वाली इक्वेशन तो है, पता नहीं आप इसको पहचान पाए या नहीं, है ना। ध्यान से देखो इसको क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है d2f ऑफ x बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे ही तो दिखती है ना एसएचएम वाली इक्वेशन भी, ना d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, देखो वैसे ही दिख रहा है। तो ये एकदम वही एसएचएम वाली इक्वेशन है भाई। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, और कंपेयर करते हुए इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लिख सकते हैं। तो इसका कंपेयर करते हुए सॉल्यूशन में लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा एक्स प्लस फाइव, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं बोलूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ कोई टाइम थोड़ी है, यहाँ तो एक्स का फंक्शन चल रहा है ना, इसलिए ओमेगा एक्स प्लस फाइव बोलूँगा। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ने शायद एफ ऑफ एक्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने अच्छा वही पूछा है, कहता है एफ ऑफ एक्स ही बताओ, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। अब ये आंसर आ तो गया, लेकिन अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दो अननोन बैठे हुए हैं, एक ए और दूसरा फाई। तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे कैलकुलेट करें। तो अब वापस चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है बेसिकली, या ऐसे सोचो एफ ऑफ एक्स की हेल्प से अब मैं यू ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, है ना। तो जो यू ऑफ एक्स है यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, वो हो जाएगा ए बाय एक्स साइन √2 पाई एक्स प्लस फाइव। मान के चलते हैं, समझ में आता है, कुछ नहीं किया है मैंने, जो क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने दोबारा यूज़ कर लिया, ठीक है। ये आ गया। अब u क्या था, और पीछे जाना पड़ेगा, u किसको बोला गया था, तो ये था u, यहाँ से u था बेसिकली रो बाय रोसी, ठीक है। रो और रोसी का जो रेशो था उसको u बोला गया था। तो अब मैंने u की जगह लिखा क्या, रो बाय रोसी, तो बनेगा रो बाय रोसी इज इक्वल टू ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ से आएगा रो इज इक्वल टू रोसी टाइम्स ए बाय एक्स साइन √2 पाई एक्स प्लस फाइव। अब इसकी हेल्प से हम फाइव वगैरह पता कर सकते हैं। देखो ये इतना क्यों करना पड़ा है ना, पहले ये भी दिमाग लगाओ कि ये मैंने क्यों किया होगा, मतलब बस सॉल्यूशन मत देखो, ये भी सोचा करो कि सर ने ऐसा क्यों किया होगा। तो ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि एफ ऑफ एक्स की ना मेरे पास फीलिंग ही नहीं थी, फील ही नहीं है इसकी, एफ ऑफ एक्स है क्या, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे पता ही नहीं है। तो जब इसकी फीलिंग ही नहीं है मेरे पास, तो इसमें मैं ये अननोन कैसे पता कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा पता, ठीक है। तो इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स के रूट्स में गया, रूट्स मतलब इसकी जड़ों में कि ये आया कहाँ से। तो फिर मैं यू ऑफ एक्स पे पहुंचा, अगेन यू ऑफ एक्स क्या है उसकी मुझे फील नहीं थी, तो फिर मैं और पीछे गया और ये मुझे डेंसिटी दिखाई दी। डेंसिटी की पूरी फीलिंग अपन को आती है ना। तो इस वजह से ऐसा मैंने किया है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, अब मैं कहूँगा, अब यहाँ थोड़ा सा लिमिट्स यूज़ होगा, हाँ, एल हॉस्पिटल रूल वगैरह। तो अब मैं कहूँगा कि अगर x 0 की तरफ जाएगा, कि इक्वल टू नहीं है, हाँ, टेंडिंग टूवर्ड 0 है, इसका मतलब होता है कि अगर x की वैल्यू डिक्रीज होते 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 अगर 0 की तरफ जाएगी, ठीक है, तो आप ये मानते हो कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी एट द सेंटर को अप्रोच करेगी, है ना। तो जैसे जैसे x का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर पे डेंसिटी रोसी ही तो होगी ना। तो अब इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं इसको और इसको कैंसिल कर सकता हूँ, या एक काम करो ऐसा लिखो, रो बाय रोसी इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन √2 पाई एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स। अब दोनों तरफ लिमिट लगा दो, तो जब दोनों तरफ लिमिट लगाओगे तो यहाँ लिमिट्स में क्या लिखोगे, LHS में लिखोगे लिमिट रो टेंडिंग टूवर्ड रोसी, और वहाँ लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, ऐसा होगा। अब यहाँ सिंपल लॉजिक है कि अगर रो रोसी को अप्रोच करेगा तो ये जो चीज़ है तो हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिखा 1। RHS में आता हूँ, RHS में RHS में इस चीज़ को 0 होना पड़ेगा अपने आप, है ना। ये लॉजिक है यहाँ पे, है ना, मतलब कि तुमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थोप सकते,
ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। LHS तो आपको क्लियर होगा कि अगर रो जो है रोसी को अप्रोच करेगा तो LHS हो जाएगा 1। RHS की अगर मैं बात करूं तो RHS में इसको अपने आप 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा तभी तो वो साइन एक्स बाय एक्स वाला एल हॉस्पिटल रूल में अप्लाई कर पाऊंगा ना। या एल हॉस्पिटल रूल छोड़ो, सिंपल जो ये फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स, है ना, ये मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये तो मैं तभी अप्लाई कर पाऊंगा ना जब ये जो फाई है ये 0 होता हो। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये जो सेकेंड टर्म है, जो कांस्टेंट है ना, ये फाई, इसको हम 0 मानेंगे। तो ये कितना हुआ 0। तो अब ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, इस पे लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन अगर आपने लिमिट्स पढ़ा है या हो सकता ना भी पढ़ा हो, तो लिमिट्स जो आप जिन बच्चों ने लिमिट्स पढ़ रखा है उनको अच्छे से पता होगा कि अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पर एक √2π होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इधर भी एक √2π लगाया, और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पर जो बातें मैं बता रहा हूँ वो किसी के समझ में नहीं आ रही होंगी। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना, अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा तो, है ना, पढ़ लेना, और क्या कह सकता हूँ मैं। तो पहली बात तो फाई हुआ 0, ठीक है, सो दैट मैं लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊँ। देन उसके बाद ये बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सेम समथिंग। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 1। तो पूरा जो लिमिट वाला पार्ट है वो 1 हो गया, और यहाँ से हमको a का वैल्यू पता चला, तो a होगा 1/√2π। मुझे पता है फाई वाली जो बात है वो तुमको अभी भी हजम नहीं हुई है, ठीक है, तो मेरे पास एक और तरीका है, सुनना। देखो, तो ये a आ गया जो कि 1/√2π है। अब मैं कहता हूँ उस a को ना वापस से वहाँ रख दो, कहाँ पर, ये वाली इक्वेशन में। तो अगर मैं इसको वहाँ पे रखता हूँ तो क्या बनेगा, डेंसिटी बनेगा रो इज इक्वल टू रो सी बाय √2πx, देन साइन √2πx + 5। मैं कह रहा हूँ आप उसको छोड़ो, इसको चेक करके देख लो ना, आप इस इक्वेशन को चेक करके देख लो कि ये जो इक्वेशन है इसमें ज़रा सोचो, रो बराबर, इसमें सोचो x = 0 रख करके रो बराबर रो सी मिलना चाहिए ना। तो यहां पर भी वो चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब ये फाई 0 होता हो, क्योंकि अगर मैं x 0 करूंगा तो रो बराबर रो सी होगा, मतलब इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और अगर इससे ये कट गया तो ये जो चीज़ है ये 1 होनी चाहिए, है ना। और ये चीज़ 1 तभी होगी जब यहाँ पर फाई ना होता हो, क्योंकि अगर फाई आ जाएगा तो अगेन वो लिमिट वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स बाय एक्स वाला पार्ट, तो अगर ये अप्लाई होना है, अगर इसको सही होना है तो फाई अपने आप 0 होना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर फाई 0 ही होगा, ठीक है। तो अब हमको a पता चल चुका है, इस a को वापस से f(x) में रख दो, ठीक है, क्योंकि हमसे तो f(x) पूछा गया था ना। तो जो अपना आंसर होगा f(x) का वो आएगा कितना, साइन √2πx डिवाइडेड बाय √2π। तो ये अपना जो B5 है वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, आंसर के साथ साथ सॉल्यूशन भी देखेंगे, हाँ, इनका। जब तुम इनका सॉल्यूशन देखोगे ना तो अपने आप तुम्हारे हृदय के अंदर ना मेरे प्रति ढेर सारा रेस्पेक्ट आ जाएगा कि अच्छा सर ने ये सब भी समझाया। देखो, ये B5 का इनका सॉल्यूशन है, ये देखो, ये इक्वेशन रखी इन लोगों ने, ठीक। फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करके ये लिखा है, देन डायरेक्ट ये लिखा है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है,
ये इसको ऐसे ही आपके हाल पे छोड़ दिया है, खुद से समझो, ठीक है। तो मैंने तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझा दिया आपको, ठीक है। बाकी आंसर की बात करें तो अपना आंसर एकदम सही है। और एक बात फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फाई अजीब लग रहा है कि सर ने इस लॉजिक से ज़ीरो बोल दिया, तो ऐसा फिज़िक्स में एक जगह नहीं करते हैं, ऐसा एक और जगह किया जाता है। अगर आपने एसी सर्किट्स पढ़ा हो, तो एसी सर्किट्स में जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट आता है, जब इस टाइप का सर्किट आता है, तो इस टाइप का जुगाड़ यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जुगाड़ लगा के फाई को एलिमिनेट किया है, और यहाँ पे जुगाड़ लगा के ना वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। थोड़ा सा याद दिला देते हैं, शायद याद आ जाए। यहाँ पर आता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस सी आ जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसी लॉजिक दिया जाता है कि अगर अगर इस करंट को ऑल्टरनेटिंग होना है, ऑल्टरनेटिंग मतलब कि ये बार बार अपना डायरेक्शन बदले, तो उसके लिए इसको ज़ीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन ऐसी ही दिखती है। तो जो इस टाइप के लॉजिक्स होते हैं ना कि अगर ये चीज़ सही होनी है तो उसको ज़ीरो होना ही पड़ेगा, तो ऐसा फिज़िक्स में कई जगह किया जाता है। बस हो सकता है कि किसी किसी बच्चे को पहली बार देखने को मिला हो ऐसा। तो मैंने इतना बोल दिया, मुझे नहीं लगता फाइव में किसी को डाउट आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें है ही नहीं, है ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो रिकॉर्ड करते हैं, विच इज़ B6। तो B6 में बोला जाता है कि गामा का वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से समझो, अगर उसने गामा का वैल्यू आपसे पूछ लिया है ना, इसका ये मतलब है कि B5 में आपने जो भी कारनामे किए हैं ना, आप कुछ भी B6 में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि B5 में आपने गामा इक्वल टू 2 मान के सॉल्व किया है। तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है वो गामा इक्वल टू 2 के लिए करेक्ट है, ठीक। और B6 में गामा का वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो B5 का कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो सवाल है यूज़ क्या करें, तो उसका आंसर है कि जो B4 का आंसर था ना, वो हमको यूज़ करना पड़ेगा फॉर B6। तो ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी इसी को यूज़ करेंगे, तो ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ से कॉपी करके, देखो ये लिखी हुई है। तो इसी की हेल्प से आगे बढ़ना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दूँ यहाँ पे। तो जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 1 2 3 फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक काम और कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो डी यू बाई डी एक्स है उसको मैं यू डैश बोल दे रहा हूँ, तो थोड़ा फास्ट मैं लिख पाऊँगा, ठीक है। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये बना 2x यू पावर गामा माइनस 2 इंटू यू डैश प्लस एक्स स्क्वायर गामा माइनस 2 टाइम्स यू पावर गामा माइनस 2 सॉरी गामा माइनस 3 यू डैश प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स यू पावर गामा माइनस 2 देन यू डबल डैश प्लस 4 पाई एक्स स्क्वायर यू इक्वल टू 0। कुछ ही लोगों को समझा होगा यहाँ पे, मुझे पता है, फिर से समझाता हूँ। देखो पहले मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आया है, फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये आया है। डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। तो जब भी हम u को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो आपको अच्छे से याद होगा एक एक्स्ट्रा टर्म आता है। मैं डिफरेंशिएशन वैसे क्यों समझा रहा हूँ, अगेन अगर ओलंपियाड की तैयारी कोई कर रहा है तो उसको डिफरेंशिएशन आता होगा, है ना। लेकिन मैं क्या बहुत भोला पड़ जाता हूँ ऐसी चीज़ों में, मैं समझा देता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ यू पावर गामा माइनस 2 अगर करता मैं तो ये बनता गामा माइनस 2 यू पावर गामा माइनस 3, और बस इतना नहीं होता, एक और एक्स्ट्रा टर्म आता विच इज़ डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि ऊपर u था और नीचे x था, और इसी को हम क्या बोलते हैं u डैश, ठीक है। तो देखो वही मैंने किया है, मुझे लगता है आ गया होगा समझ में ये डिफरेंशिएशन। और फिर लास्ट वाला तो क्लियर है, सिंपल u डैश का डिफरेंशिएशन u डबल डैश हो जाएगा।
तो ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इसमें क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? देखो इसको अच्छे से, नहीं हो सकता। इसमें चारों एकदम अलग टर्म है। तो एक काम करते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन वाला लिख रहा हूँ, विच इज़ एक्स स्क्वायर यू पावर गामा माइनस टू यू डबल डैश। फिर सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर वाला लिख रहा हूँ, ये है देखो सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू डैश का स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर गामा माइनस टू, खिचड़ी हो गई, एक्स स्क्वायर गामा माइनस टू यू पावर गामा माइनस थ्री, देन यू डैश का स्क्वायर। फिर सिंगल डिफरेंशिएशन वाला टर्म लिखूंगा, विच इज़ 2x यू पावर गामा माइनस टू इंटू यू डैश, और लास्ट में बिना कोई डिफरेंशिएशन वाला टर्म, विच इज़ 4 पाई एक्स स्क्वायर यू इक्वल टू 0। ऐसा हुआ। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड क्यों करें, मैं इसको पूरा का पूरा ये एक्स स्क्वायर एंड यू पावर गामा माइनस टू से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा क्या, यू डबल डैश प्लस यहाँ पर आएगा गामा माइनस टू टाइम्स यू डैश का स्क्वायर, और क्या बनेगा बाय यू। कैलकुलेशन नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल भी मन में सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस फिर से जब यहाँ पर डिवाइड मारूंगा तीसरे टर्म में, तो ये बनेगा 2x यू पावर गामा माइनस टू यू डैश, और डिवाइड किया है काय से, एक्स स्क्वायर यू पावर गामा माइनस टू से। तो ये तो गया और ये गया, ठीक है। और लास्ट टर्म रहेगा 4 पाई एक्स स्क्वायर यू बाय एक्स स्क्वायर यू पावर गामा माइनस टू इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बनेगा यू डबल डैश प्लस गामा माइनस टू बाय यू डैश का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, यहाँ पर बन रहा है 2 टाइम्स यू डैश बाय एक्स प्लस 4 पाई एक्स स्क्वायर तो गया, और ये हो गया यू पावर 3 माइनस गामा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि इसको सॉल्व करना है इस ग्राफ को देख के, ठीक है। तो इस ग्राफ में काम की बात क्या दिखती है, इस ग्राफ में काम की बात यही दिखती है कि जो ग्राफ है वो 0,0 से पास कर रहा है। मतलब जब x का वैल्यू 0 होगा तो u डैश का वैल्यू भी क्या होगा, 0, ठीक। और इस वजह से क्या दिक्कत होगी, इस वजह से ये टर्म फंस जाएगा कि जब x का वैल्यू 0 तो u डैश का वैल्यू भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। इस वजह से यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, और एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यू डैश का डिफरेंशिएशन हो गया यू डबल डैश, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा मैंने एट एक्स इज इक्वल टू 0, पहला टर्म में क्या बोलूँगा, पहला टर्म में बोलूँगा यू डबल डैश ऑफ 0 प्लस गामा माइनस टू, सेकेंड टर्म तो 0 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर u डैश तो 0 ही था, तो ये पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म हुआ 0। फिर थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म हो गया 2 टाइम्स u डबल डैश, और फिर जो आखिरी टर्म है उसमें देखो एक u बचा हुआ है, ये u बचा हुआ है, इसका क्या करें। उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखो आप x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो ना, और u क्या था, थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था, वो रो बाय रो सी था, ठीक है। और जब x इक्वल टू 0 की बात करोगे तो रो बराबर रो सी हो जाएगा, और रो बराबर रो सी होगा तो u कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर ये जो u है इसको 1 बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो और 1 पावर जो भी होता है वो 1 ही होता है, तो ऐसा हुआ। गामा ही नहीं बचा कैलकुलेट करने के लिए क्या, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ कुछ मिस कर दिया शायद मैंने।
देखो ना, पूरी इक्वेशन में गामा ही नहीं बच रहा, गामा तो बचना चाहिए था ना एटलीस्ट, तब तो जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। देख लेते हैं, कोई मिस्टेक की होगी सिली सी। अच्छा, ये मिस्टेक है ना। ये देखो ना, ये जो इक्वेशन उठाई है यहाँ पे गामा भी तो लिखा है ना, इस गामा को ही लिखना भूल गया हूँ मैं। तो ये देखो, एक गामा नाम की चीज़ है जो कि यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो इतनी सी चीज़ के लिए मैं दोबारा से पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है ना, इतना आप समझ सकते हो। तो यहाँ भी क्या होता, गामा, तो यहाँ भी गामा, तो यहाँ भी फाइनली क्या आएगा, एक गामा आएगा। उस वजह से यहाँ पर भी एक गामा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको गामा का वैल्यू पता चला, विच इज़ कितना, -4 पाई डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स u डबल डैश ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो ये गामा का वैल्यू आया। अब सवाल है ये कैसे पता करें। ये तो ये कुछ नहीं है, ये स्लोप ही तो है, ये स्लोप का स्लोप है। u डबल डैश ऑफ ज़ीरो का क्या मतलब होगा, d बाय डी एक्स ऑफ u डैश। डबल डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है। और ये क्या चीज़ है, ये स्लोप है। ऐसा है ना। तो बेसिकली जो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, ये स्लोप का भी स्लोप है। स्लोप का स्लोप मतलब कि जो डी यू बाई डी एक्स का ग्राफ होता है, डी यू बाई डी एक्स का जो ग्राफ है उसका स्लोप है ये, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ उसका मतलब। ये स्लोप है, स्लोप ऑफ डी यू बाई डी एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ। कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो सिंपल है, वापस चलो ग्राफ में देखो, x इक्वल टू ज़ीरो की अगर हम बात करें, एकदम ज़ीरो पे क्लोज चले जाएं अगर हम, नियर ज़ीरो, तो यहाँ पर अब हम स्लोप जानना चाहते हैं। तो एक बात तो पक्की, जो भी स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ऐसा एंगल बन रहा है। अब अगर स्लोप जानना है तो या तो हम ये पॉइंट यूज़ कर लें या तो ये पॉइंट यूज़ कर लें, जो आपको आसान लगता हो, क्योंकि एकदम x के नियर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं ना अपन तो या तो ये यूज़ कर लें या तो ये यूज़ कर लें। तो कौन सा यूज़ करना सही रहेगा, मेरे हिसाब से ये वाला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जितना नियर होंगे उतना एक्यूरेट आंसर अपना माना जाएगा। अब यहाँ पर काउंटिंग करो ज़रा, देखो हॉरिजॉन्टल में कितने खंड हैं, 1 2 साफ दिख रहा है, और वर्टिकल में कितने खंड क्रॉस हुए, देखो 1 2 3 4 5, मतलब वर्टिकल में ये कितना हुआ 5 और हॉरिजॉन्टल में कितना हुआ 2। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो होगा -5/2। ठीक है, स्लोप मतलब क्या मिल गया ये आपको डबल डिफरेंशिएशन मिल गया। तो डबल डिफरेंशिएशन इज -5/2, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो ये बनेगा गामा इज इक्वल टू -4 पाई/3 टाइम्स, और ये कितना आया था -5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको गामा का वैल्यू पता चलेगा। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, 1 मिनट देना मुझे बस। तो लिखा मैंने 4 × 3.14 डिवाइडेड बाय 3, देन उसको भी डिवाइड करना है 2.5 से, तो ये 1.674 आ रहा है, 1.674 गामा का वैल्यू। अगेन हम अपना आंसर चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। B6 था ना, ठीक है ना, इस रेंज में आना चाहिए आंसर, इनका ये मतलब है 1.64 से 1.7 के बीच में, तो उसके बीच में अपना आंसर है, तो अपना आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका जो B7 है, इसमें देखो क्या बोला जाता है कि स्टार की स्टेबिलिटी को समझने के लिए अज्यूम कर लो कि जो स्टार है वो हल्का सा डेविएट करता है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता होगा, पहले तो ये सोचो। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो ये स्टार होता होगा, इसका जो इंटरनल प्रेशर की वजह से फोर्स होता होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाता होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इस स्टार में मैं एक लेयर कंसिडर करूं, जो कि लेयर का जो रेडियस है वो r है और थिकनेस उसकी dr है, तो ये जो लेयर होती होगी, इस लेयर पे एक तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स आता होगा अंदर के प्रेशर की वजह से, ठीक है, और एक इनवर्ड फोर्स आता होगा ग्रेविटी की वजह से। तो जब ये फोर्स बैलेंस रहते होंगे ना, तो ये स्टेबल स्टेट में रहता होगा, और अगर इससे हल्का सा भी डेविएट होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ भी दो बातें हो सकती हैं, कैसे अनस्टेबल हो जाएगा। पहली बात ये कि अगर अंदर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, मान लो प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या ये होगा, ये एक्सप्लोड कर जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये कोलैप्स कर जाएगा और या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या तो ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये दो बातें यहाँ पर पॉसिबल रहती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी की चर्चा कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दिया। तो कहता है कि अगर स्टेबिलिटी को कंसीडर करना है तो मान लो कि ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, ठीक है, और अज्यूम करो कि स्फेरिकल शेल था जो कि पहले से इक्विलिब्रियम पे था, और जब इक्विलिब्रियम पे होता था तो रेडियस उसका r होता था, और जब इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है तो रेडियस r डैश होता है। ठीक वैसे ही बाकी के पैरामीटर्स भी, अगर ये अंडरलाइन किए मैंने इक्विलिब्रियम वाले, और अब ये अंडरलाइन किए नॉन इक्विलिब्रियम वाले। फिर कहता है फॉर कन्वीनियंस वी शैल ओनली कंसिडर स्मॉल आर्स नियर द सेंटर। सेंटर के एकदम क्लोज बात करनी है, फिर से इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगेन सेंटर के एकदम क्लोज अगर बात करनी है तो वो जो B1 में हमने G का फॉर्मूला बनाया था Gm/r² की हेल्प से, वो अपन वापस यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। और फिर कहता है कि जो r बार है, मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट वाला रेडियस जो है, वो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट के रेडियस से कुछ ऐसे रिलेटेड है, r बार इज इक्वल टू r1 प्लस ई, और जो ई है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, है ना। इस इक्वेशन की हेल्प से ये आपसे ये बोलना चाह रहा है कि ये तो भाई इक्विलिब्रियम वाली कहानी है ना, तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। ये वेरिएबल हुआ नॉन इक्विलिब्रियम वाला, है ना, जिसमें जो शेल होती होगी वो ऑसिलेट कर सकती है, या तो शेल बड़ी हो जाएगी या तो छोटी हो जाएगी। तो ये वो वाला रेडियस हुआ नॉन इक्विलिब्रियम वाला। तो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ये तो दिख ही रहा है ना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को वेरिएबल मानना है, और इक्विलिब्रियम वाले को क्या मानना है, इक्विलिब्रियम वाले को कांस्टेंट मानना है। इक्विलिब्रियम वाले को कांस्टेंट मानना है। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो सिंपल हमने ये सोचा कि जो मास होता होगा, मान लो ये कोई शेल है जिसका कि रेडियस r था, और मान लेते हैं किसी अनस्टेबिलिटी की वजह से जो इसका रेडियस है वो r बार हो गया। तो सिंपल सी बात है, दोनों का जो मास है वो तो सेम होता होगा ना, है ना, दोनों का मास सेम होता होगा। और अगर दोनों का मास सेम है, यहाँ का डेंसिटी मान लेते हैं रो है और यहाँ का रो बार है, तो दोनों के मास सेम होने की वजह से हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन रो 4πr² dr मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन रो 4π इंटीग्रेशन रो बार 4πr² dr बार, ये होना चाहिए। और लिमिट जाएगी यहाँ पर 0 से r और यहाँ जाएगी 0 से r
बार, ऐसा होगा। अगेन इस इंटीग्रेशन से अगर छुटकारा मुझे पाना है तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो मान लो कि मैंने विथ रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दिया या विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, जो मानना है आप मान सकते हो। मान लो मैं आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने डी बाई डी आर किया। अब फिर से अगर मैं आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो कोई कमेंट सेक्शन में जाके रोने मत लगना कि सर अभी अभी तो आपने आर को कांस्टेंट माना था। तो यार आर को कांस्टेंट माना था, लेकिन वो समय के साथ कांस्टेंट माना है, यहाँ टी की बात चल रही है ना, तो वो टाइम के साथ कांस्टेंट माना गया है। और यहाँ जो मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ वो टाइम के रेस्पेक्ट में थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो मैं लोकेशन के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। और अगर लोकेशन के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो अलग अलग शेल का डिफरेंट आर तो हो सकता है ना, कोई छोटी शेल होती होगी, कोई बड़ी शेल होती होगी, कोई और बड़ी शेल होती होगी। तो अगर लोकेशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो आर को हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। और अगर टाइम के टर्म्स में बात करें तो फिर कांस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ जो कांस्टेंट लिखा था वो टाइम के साथ कांस्टेंट था। आते हैं फिर इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखा मैंने डी बाई डी आर बोथ साइड्स। तो जब मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँगा तो ये बनेगा 4 पाई कैंसिल कर दो पहले तो, है ना। तो ये बनेगा रो आर स्क्वायर, यहाँ ये होगा, और आरचेस में आएगा रो बार आर बार स्क्वायर डी आर बार बाई डी आर, ऐसा होगा। अब यहाँ क्यों एक्स्ट्रा टर्म आया, अगेन वही चीज़ है, थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था डिफरेंशिएशन के फंडे कि जब ये ऊपर आर बार का एक्सप्रेशन है और नीचे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए एक एक्स्ट्रा टर्म आके रहेगा, तो वही यहाँ पे आया है। अब रो की जगह रो रहने दिया और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, रो बार की जगह रो बार। आर बार की जगह लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस ई का स्क्वायर। कैसे हुआ ये समझ गए होगे, क्वेश्चन में गिवन था जो ये, वो मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ लिख दे रहा हूँ आर बार इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 प्लस ई, और यहीं से हम इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू भी रख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 प्लस ई, ऐसा होगा। तो यहाँ से देख सकते हो आर स्क्वायर कट गया और यहाँ से मुझे रो बार का वैल्यू पता चला, जो कि है रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई का क्यूब। अब जो ई था, ये जो ईएमएफ जैसा ई दिख रहा है, ये 1 से बहुत 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 कम है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मतलब हम यहाँ पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये अपने पहले पार्ट का आंसर तो शायद आ गया। अच्छा नहीं, पूरा नहीं हुआ अभी सॉल्व, अभी तो सिर्फ रो आया है, जी भी कैलकुलेट करना है। तो जी को भी देख लेते हैं। जी को कैलकुलेट करने का फंडा सिंपल मैं बोल दे रहा हूँ कि देखो भाई, मैंने जी बार अपॉन जी लिखा, जी बार होना चाहिए जी एम बाय आर बार का स्क्वायर, और वैसे ही यहाँ पर भी जी एम बाय आर स्क्वायर, ऐसा। तो मास तो फिर से वही था, तो जी एम से जी एम कट गया और ये बन गया आर बाय आर बार का होल स्क्वायर। अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस ई का स्क्वायर। और फिर से अगर यहाँ बाइनोमियल चिपका दूँ तो जी बार मुझे पता चल गया, जी टाइम्स 1 माइनस 2ई, ऐसा हुआ। तो ये रो आ गया और जी आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट से। कौन सा था ये, B7 था, पता नहीं कौन सा था। ये लिखे हुए आंसर्स, तो ये जी का भी सही है और रो का भी सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि न्यूटन इक्वेशन लगाओ स्फेरिकल लेयर के लिए जिसका कि इक्विलिब्रियम रेडियस आर है, और ये चीज़ कैलकुलेट करो। इसको ध्यान से देखो, देखो इसमें आर बार लिखा हुआ है। आर बार मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की बात की जा रही है।
और ये जो भी कुछ है वो इनके टर्म्स में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करें नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो एक बात तो मानते हो कि एक्सेलरेशन नाम की चीज होती होगी। एक्सेलरेशन किसका? लेयर का। ये जो लेयर होती होगी, जो शेल होती होगी, ये या तो रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेट होती होगी या फिर रेडियली आउटवर्ड एक्सेलरेट होती होगी। कहीं ना कहीं कुछ तो होता होगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है। तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा रहा। तो जब ये शेल रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेट होगी तो इस पर टोटल 3 फोर्स लगेंगे। ठीक है, मान लो ये मैंने कोई शेल ड्रॉ किया जिसका कि रेडियस आर है और थिकनेस इसकी डी आर है। तो एक फोर्स तो आता होगा बाहर से, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? 4πr²। एक फोर्स आएगा अंदर से, प्रेशर इनटू एरिया। तो अंदर से होगा P + dP। काम पता है, जगह कम है यहाँ पे, एरिया को एरिया ही लिखता हूँ अभी मैं। तो एक अंदर से बाहर की तरफ फोर्स आता होगा रेडियली आउटवर्ड, जो कि होता होगा P + dP इंटू एरिया। और एक और रेडियली इनवर्ड फोर्स आता होगा जो कि dmg होता होगा। और इनका जो रिजल्टेंट है उसकी वजह से ये ऐसे रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, जिसमें से ये वाला बस रेडियली आउटवर्ड है और ये वाला रेडियली इनवर्ड है। तो नेट फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। तो नेट फोर्स के नाम पे मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या, dmg माइनस पी, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, dmg माइनस dp इंटू ए, है ना। इसकी और इसकी लड़ाई होगी तो ये pa वाला टर्म तो कट जाएगा ना, तो उसको मैंने नहीं लिखा, समझ गए होगे। इक्वल टू होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा हुआ। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, डीएम की बात करें तो वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 4πr² dr। शेल पे लगाया जा रहा है ये, तो सिर्फ शेल का वॉल्यूम लिखा जाएगा। देन जी की जगह जी रहने दिया, माइनस डीपी की बात करें तो अगेन डीपी की जगह डीपी ही रहने दे रहा हूँ मैं, और ए हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू फिर से डीएम की जगह रो इंटू 4πr² dr और ए की जगह ए। अब फिर से यहाँ पर वही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट वाली हैं, मतलब ये जी बार होगा, है ना। यहाँ भी जी बार होगा, यहाँ पी बार होगा, पी बार होगा। तो सारी वो वाली क्वांटिटीज़ हैं, इक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटीज़ नहीं है ये। तो इस वजह से यहाँ सब पे एक बार होता होगा। तो बार मैं नहीं लगा रहा हूँ, हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं अब आखिरी में बार लगाऊंगा। बाकी आप ध्यान रखो यहाँ पर हर जगह बार है। अब हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को डी आर से डिवाइड मारें। तो ये बना 4πr² रो जी माइनस 4πr² तो कॉमन होके कैंसिल ही हो गया है ना, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा रो जी बस, माइनस यहाँ पर क्या होगा dp/dr, और वहाँ पे क्या होगा a, इतना ही होगा बस, है ना। पूरी इक्वेशन को हमने dr से डिवाइड किया है। यहाँ एक रो भी आएगा। अब ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को dr से डिवाइड मारा तो ये मिला। मैं क्या सोच रहा हूँ कि पूरी इक्वेशन को रो से भी डिवाइड कर ही दो। तो अगर इसको रो से भी डिवाइड कर दोगे तो रो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने पूरी इक्वेशन को रो dr से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब ध्यान हम ये रखेंगे कि यहाँ ये बार है, ये भी बार है, वो भी बार है, वो भी बार है। अब जो एक्सेलरेशन है वही तो d2r/dt² होता होगा ना, ज़रा सोच के देखो। इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं और यही हमसे पूछा गया है। तो मैं बोल सकता हूँ d2r/dt² इज इक्वल टू g बार माइनस 1/रो बार d/dr बार। और प्रेशर दिया हुआ है स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है भूल गया मैं। प्रेशर ये दिया हुआ था कितना, k रो पावर गामा।
तो उसकी जगह लिख दिया मैंने के रो पावर गामा, ऐसा हुआ। तो यहाँ से हमको d2r/dt² का वैल्यू पता चला, जो कि है g बार माइनस 1/ρ के गामा टाइम्स रो बार पावर गामा -1। ये बार है, इसको माइनस मत समझ लेना। देन अगेन एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा जो कि होगा d(ρ)/dr²। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, ये भी d2r/dt² होगा, यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ r बार आएगा। तो ये बनेगा g बार माइनस के गामा रो बार पावर गामा -2 देन d(ρ)/dr²। अब आंसर चेक करना है, करते हैं, भगवान करे सही हो। इतना लंबा क्वेश्चन रिकॉर्ड करके आजकल पक जाता हूँ मैं, बोर हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा है कि बहुत कम, मतलब आज के बाद में मतलब 2-3 महीने में एक बार ही इतना लंबा क्वेश्चन रिकॉर्ड किया करूँगा। तो ये था अपना आंसर, है ना? सही है या नहीं? सही है, ठीक है। अब बस एक ही बचा है लास्ट वाला B9, उसको सॉल्व करने के लिए भगवान मुझे शक्ति दे। देखो, अच्छा, जब तक मैं ये इसमें फ़ोटो निकाल रहा हूँ, तुम लोगों को एक टिप देता हूँ। अगर तुम कभी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल खोलो ना पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो मत खोलना, पता है क्योंकि क्योंकि इसमें पता है क्या होता है कि जिन बच्चों को अपन 1-2 साल तक मेहनत करके चैनल पे पढ़ाते हैं ना, मतलब जिन सब्सक्राइबर्स को अपन स्टोर करके रखते हैं 1-2 साल के लिए, फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो अपने अपने आईआईटी चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग फिर आपके वीडियोस नहीं देखते, वो लोग फिर चैनल विजिट नहीं करते। तो फिर आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है जिससे कि न्यू ऑडियंस अट्रैक्ट हो। मतलब ऐसा है कि अगर आपने कोई एजुकेशन का चैनल खोला है ना, उसका ये मतलब है उसमें आपको ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस दिन मेहनत करना बंद करोगे वो चैनल अपने आप डेड हो जाएगा। नया कंटेंट हमेशा डालना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर किसी के पास टाइम की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो उसको स्टडी वाला यूट्यूब चैनल नहीं खोलना चाहिए। अब देखो ना, जैसे कि अभी जेईई एडवांस का पेपर हुआ, उसके बाद से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 200-250 लोग जो होंगे ना मेरे चैनल से, वो लोग वीडियो देखना बंद कर दिए होंगे, क्योंकि अब एडवांस का ही पेपर हो गया, अब देख के क्या करेंगे। चलो फिर B9 में आते हैं। तो B9 में पूछता है अपन से d2e/dt² बताओ। बहुत ही आसान है ये, r बार इज इक्वल टू r टाइम्स 1+e था। और अगर हम बात करें समय के साथ बदलने की, तो समय के साथ ये नहीं बदल रहा था, है ना, इसको कांस्टेंट मानना था। ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट था, ये कांस्टेंट विथ टाइम था। तो जब मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, डबल डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ सीधे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये ऐसा बनेगा, r कांस्टेंट रहेगा, जिंदा बच जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। और ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से d2e/dt² जो कि हमसे पूछा गया है वो आएगा 1/r टाइम्स ये चीज़। और ये कितनी आई थी? ये आई थी ये आई थी g बार माइनस के गामा रो बार पावर गामा -2 d(ρ)/dr², ऐसा हुआ। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बस, और कुछ नहीं। तो ये रहा 1/r। जी बार की बात करें तो हमने शायद कैलकुलेट किया था किसी पार्ट में, तो पूछा गया था, ठीक है। वापस से स्क्रॉल करें इतना सारा, ये रहा जी बार, जो कि g टाइम्स 1-2e, इसको रखा मैंने यहाँ पे, g टाइम्स 1-2e, देन माइनस के गामा,
तो देखो रो बार दिख रहा है, ये भी हमसे पूछा गया था, उसको भी यूज़ कर लें डायरेक्ट वहाँ से। ये रहा रो बार विच इज़ रो टाइम्स 1 माइनस 3, रो टाइम्स 1 माइनस 3e। अब इसकी पावर में गामा माइनस 2 और यहाँ पर भी गामा माइनस 2 आएगा। फिर अगर इसकी बात करें तो थोड़ा सा रफ वर्क है यहाँ पे। देखो अभी अभी हमने देखा कि जो रो बार था वो रो टाइम्स 1 माइनस 3 था, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डी रो बार होता होगा वो रो टाइम्स 0 माइनस 3 डी ई होता होगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या, या गलत बोल रहे हैं? 1 मिनट, हाँ गलत बोल रहे हैं ना, 1 मिनट रुको, सुधारने दो इसको। यहाँ से जो डी रो बार होता होगा वो डी रो टाइम्स 1 माइनस 3e होता होगा। तो अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा, तो ये बनेगा डी रो टाइम्स 1 माइनस 3e। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए भी हमने कुछ कैलकुलेट किया था। ऊपर हमारा आया था आर बार इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 प्लस ई। तो यहाँ से आएगा डी आर बार इज इक्वल टू डी आर टाइम्स 1 प्लस ई। तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया, डी आर टाइम्स 1 प्लस ई। मुझे पता है यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर कंफ्यूज होगा, वो बोलेगा सर यहाँ पर जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आपने, ध्यान से सुनो हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा डाउट पक्का आएगा कि बोलेगा कि जब यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आपने इसको कांस्टेंट मान लिया और इनको डिफरेंशिएट किया। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ कर रहे हो सर, तो आप इसको कांस्टेंट मान ले रहे हो, सॉरी आप इसको कांस्टेंट मान ले रहे हो, इसको, और इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हो। देखो ध्यान से क्या चल रहा है, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसको कांस्टेंट मान रहे थे, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे और आर को कांस्टेंट मान रहे थे। और यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो आर को वेरिएबल मान रहे हैं और इसको कांस्टेंट मान ले रहे हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, है ना, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, जो भी डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, वो आर के रेस्पेक्ट में है, वो विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन है। पोजीशन के रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो आर ही तो वेरिएबल होगा ना, डिफरेंट पोजीशन पे जाऊंगा तो डेंसिटी ही तो वेरिएबल होगी ना, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो मान के चलते हैं पॉइंट भी क्लियर होगा। अब फिर से यहाँ से आया डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर ब्रैकेट। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, है ना, थोड़ा अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो g कॉमन 1 माइनस 2e माइनस के, ये गामा पावर गामा माइनस 2 कैसे हो गया? नहीं, गामा अलग है, रो की पावर में गामा माइनस 2। अब देखो यहाँ पर फिर बाइनोमियल खेला जाएगा और ये जो है कूद के इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 3 टाइम्स गामा माइनस 2। और फिर यहाँ फिर बाइनोमियल खेला जाएगा, तो जब यहाँ बाइनोमियल खेलोगे तो ये जो है ये बनेगा 1 माइनस 4e, और क्या बचेगा यहाँ पर, डी रो बाई डी आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारे बार हमने हटा दिए थे, मतलब जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली लिखी हुई हैं, तो जो डी रो बाई डी आर है वो भी इक्विलिब्रियम वाला यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, तो इसको अपन ऊपर से उठा के रख सकते हैं। देखो ये जो इक्वेशन है ये तो जनरल स्टेट वाली आई थी, एक्सेलरेशन वाली, तो इसी में अगर मैं बोल दूं कि फॉर इक्विलिब्रियम जो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर नाम की चीज़ है वो क्या होना चाहिए, 0। और अगर इसको 0 होना है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ इसलिए बार नहीं लगाया हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसको 0 होना है मतलब ये पूरा टर्म 0 होना चाहिए, और ये 0 तभी होगा जब g इक्वल टू के गामा
रो पावर गामा माइनस 2 डी रो बाई डी आर होता होगा। अगेन बार नहीं लगाया हूँ, देख सकते हो, बिकॉज इक्विलिब्रियम वाली स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ से जो डी रो बाई डी आर है उसका वैल्यू हुआ जी बाय के गामा रो पावर गामा माइनस 2। तो इसको मैं उठा करके अब यहाँ पे रख दूँगा, यहाँ पे। तो एक काम कर रहा हूँ, यहीं पे रख दे रहा हूँ। कितना था? ये था जी बाय के गामा रो पावर गामा माइनस 2। तो देखो ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा और फिर जो जी है वो कॉमन हो जाएगा। तो ये आएगा क्या? ये आएगा डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय और आर हुआ कॉमन। अब फिर से फटाफट वही बाइनोमियल लगाऊंगा। ठीक है, अगर देखो किसी बच्चे ने अगर यहाँ किसी बच्चे को अगर यहाँ पर बाइनोमियल समझ नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, तो कमेंट में बता देना। मैं एक छोटा सा 30 सेकंड का शॉर्ट बना दूंगा कि यहाँ पर जो बार बार मैंने बाइनोमियल किया है, जैसे इसकी जगह पे ये लिख दिया। तो अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो तो एक काम करना, पहले तो खुद से कोशिश करके देखना कि क्या इसको सॉल्व करके ये आता है। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में बता देना। मैं 30 सेकंड या 1 मिनट का एक शॉर्ट बना दूंगा, उसमें समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से g हुआ कॉमन, तो यहाँ पर पहला टर्म रहेगा 1 माइनस 2e माइनस, अब मैं ये 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा कितना? ये आएगा 1 माइनस ई टाइम्स 3 गामा माइनस 6, और अगेन एक और चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है विच इज़ 1 माइनस 4e। ऐसा हुआ। अब फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर बाइनोमियल लगा दूंगा। तो ये बनेगा डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर ब्रैकेट 1 माइनस 2e माइनस 1 माइनस ई टाइम्स ब्रैकेट में आएगा 3 गामा माइनस 6 प्लस 4। अगेन ये अगर टप्पा खा के गया है तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आखिरी बार थोड़ी मेहनत खुद से भी करनी पड़ेगी, है ना। ट्राई करके देखना, नहीं आता तो बताना, समझा दूंगा। तो ये हुआ। इसको अब मैं लिखूँगा 1 माइनस 2e माइनस ब्रैकेट में क्या बन रहा है देखो, 1 माइनस ई टाइम्स 3 गामा माइनस 2। ऐसा हुआ। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 1 से 1 चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ रहेगा जी बाय आर ब्रैकेट माइनस 2e प्लस 3 गामा ई और माइनस 2। तो आगे बढ़े अगर हम यहाँ से, तो डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी जी बाय आर, कॉमन है, ई भी कॉमन कर लिया मैंने, और यहाँ पर होगा 3 गामा माइनस 4। ऐसा होगा। अब अगेन इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि दिस इज़ नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। ये वही एसएचएम वाली इक्वेशन हो गई ना, ये वाली। ठीक है, तो ऐसा इसलिए लिखा है ताकि हम आपको समझा सकें कि ये ओमेगा स्क्वायर है, और एसएचएम मतलब कि यहाँ पर जो स्टार है वो ऑसिलेट करता होगा। अब ऑसिलेट का क्या मतलब है कि स्टार कुछ ऐसे ऑसिलेट करता होगा, छोटा बड़ा होता होगा। अब ये मैंने बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा दिखा दिया, असली में कुछ ऐसा होता होगा कि अगर ये स्टार है तो ऐसा हल्का हल्का ऑसिलेट करता होगा, हल्का हल्का। इस टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन अपलोड किया था जो कि था रेडियल ऑसिलेशन ऑफ अ सोप बबल, सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम था। तो उसमें भी बबल ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा था। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जो स्टार होता होगा वो भी ऐसा ही ऑसिलेट करता होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वही एसएचएम वाली इक्वेशन है, और इसमें ये जो हिस्सा है ओमेगा रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी कुछ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आर की तो वो तो पॉजिटिव है, अगर मैं बात करूँ जी की तो वो तो ऑलरेडी हमने सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात किया है ना। जी जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, जी हमने देख लेना सॉल्यूशन में भी
GM/r² से स्टार्ट किया था, जहाँ कहीं पर भी सॉल्व किया है GM/r² लगाया है, तो जो g है वो भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस वजह से जो 3 गामा माइनस 4 है ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर की पूरी कहानी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमको गामा का वैल्यू पता चल गया, गामा शुड बी ग्रेटर देन 4/3। ठीक है, तो जो भी हमसे पूछा गया था, टोटल कितनी बातें पूछी गई थी, एक तो d2e/dt² पूछा था जो कि आ गया, दूसरा ओमेगा पूछा था वो भी आ गया, और तीसरा गामा पूछा गया था फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो वीडियो का टाइटल था कि स्टार की स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, तो उसका आंसर ये है कि जो प्रेशर था वो k टाइम्स डेंसिटी पावर गामा था। तो अगर किसी स्टार को स्टेबल होना है तो उसके लिए गामा शुड बी ग्रेटर देन 4/3 फॉर स्टेबिलिटी। अगर ऐसा होता है तो स्टार स्टेबल होता है, मतलब कि स्टेबल नहीं बोलेंगे, स्टेबल फॉर ऑसिलेशन बोलेंगे, है ना, कि ऑसिलेट करेगा और स्टेबल रहेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब सवाल है, आंसर चेक करें सही है कि नहीं। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी की बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन की जा रही है, हाँ ध्यान रखना कि जब ये ऑसिलेट करेगा तो स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो आंसर है स्टेबल रहेगा। तो देखो ये रहा डबल डिफरेंशिएशन जो कि सही है, g/r 3 गामा माइनस 4, फिर गामा का वैल्यू 4/3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये रहा ओमेगा का वैल्यू, कुछ नहीं किया है, g का वैल्यू उठा के रख दिया है बस, और कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे। हाँ, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लें थोड़ा सा, बस कहाँ गया, हाँ ठीक है, तो वही चीज़ की गई है, यहाँ पर इन लोगों ने g का वैल्यू रख दिया है फाइनली। तो मान के चलते हैं समझ में आया होगा, है ना, और तुम देख सकते हो कितना भला इंसान हूँ, मैंने 200 लाइक्स का वेट नहीं किया, उसके पहले ही सॉल्यूशन बना के अपलोड किया। फिर भी कोशिश करना कि वो वाली वीडियो में जो टारगेट दिया गया उसको आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।